हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल। तो हम रूरल लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर आपको ये टर्म पूरी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये पूरा चैप्टर समझा दूंगी। और इस चैप्टर को ना हम एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी के साथ शुरू करने वाले हैं। करें शुरू? तो चलो चलते हैं। एक छोटा सा गांव था और उसका एक बहुत ही क्यूट सा नाम था चीकूपुर। अब चीकूपुर के लोगों को ना एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी अजीब सी आदत थी, हम ये बोल सकते हैं। और वो आदत ये थी कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए कुआं टूट गया, घर की छत टूट गई, बिजली का बल्ब खराब हो गया, वो सीधा चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख देते थे। हाँ, सच बता रही हूँ, सच में वो ऐसा करते थे। किसी ने लिखा, चीफ मिनिस्टर जी हमारे गांव के गड्ढे ठीक करा दीजिए। किसी ने लिखा कि हमारे घर की जो छत है वो टूट गई है, उसको ठीक करा दीजिए। किसी ने कहा कि हमारे काऊ शेड की छत टपक रही है, उसको ठीक करा दीजिए। तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां वो सीएम साहब को लिखते थे। सीएम साहब एक दिन परेशान हो गए और सीएम साहब ने कहा कि मैं 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, अब मैं हर किसी के घर गांव जाकर उस गांव का गड्ढा, वहां के टॉयलेट्स, वहां की छत तो मैं ठीक नहीं करा सकता। सही बात भी है। और एक दिन उसी गांव के 12 साल के बच्चे, जिसका नाम था छोटू, उसने बोला कि अगर प्रॉब्लम हमारे गांव में है तो हम इतनी दूर चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम्स खुद भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनकर पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी सोच में पड़ गए। और क्या हुआ, अगले ही दिन सब लोग बैनियन ट्री के नीचे मिले और उन सब ने ये बात की कि अगर समस्या हमारी है तो उसे सुलझाएंगे भी हम ही, और इसीलिए हम अपने लोग चुनेंगे, अपने लीडर्स चुनेंगे, पंच और सरपंच। और फिर क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद गांव के गड्ढे चले गए, गांव की स्ट्रीट लाइट्स भी चमकने लगी, वहीं पर काऊ की शेड जो थी, जो टपक रही थी, वो भी एकदम ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात, गांव वालों ने अपने गांव की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने गांव का काम खुद संभाला। तो बस यही होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसे लोग या ऐसा गांव जहां पर लोग गांव में मिलकर अपने गांव के लिए फैसले लेते हैं और अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खुद ही सुलझा लेते हैं। तो बस इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि गांव में जो विकास हो रहे हैं उसका राज क्या है, गांव का राज कैसे चलाया जाता है, और कैसे पंच और सरपंच बनते हैं और वो लोग क्या काम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल, जहां पर हम इस चैप्टर में ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले What is लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो इसे सबसे लोएस्ट यूनिट बुलाया जाता है किसी भी गवर्नमेंट का, जहां पर लोग अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज टू विलेजेस एंड टाउन्स। जैसे कि अगर कहीं पर सड़क चाहिए, कहीं पर पानी चाहिए, कहीं पर सफाई की जरूरत है, तो ये लोग भी अपने लेवल पर ही, बिना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व किए हुए, ये अपनी प्रॉब्लम्स के हल खुद निकालते हैं और अपने काम वो खुद करते हैं। सो दिस फंक्शंस अंडर द मशीनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक्चुअली हम इसको ये बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये सब लोग काम करते हैं। इन्हें किसी भी फंड्स की जरूरत हो तो ऑफकोर्स ये स्टेट या सेंटर को रीच कर सकते हैं। सेंटर को तो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बट अपने से बड़े अधिकारियों को, मतलब उससे बड़े लेवल पर जाके उनको रीच कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का काम ये खुद करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स ओन यूनिट। तो अपने वेलफेयर का काम ये खुद करते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? अब देखो, हमने छोटे छोटे गाँव में देखा कि चीकूपुर में हमने देखा कि कैसे लोगों ने अपने गाँव का जिम्मा खुद ले लिया। अब
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर हम देखें तो जरूरत ही क्या है। यहाँ से ना बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी निकलते हैं, तो जब आप इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। तो ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करता है फ्यूचर लीडर्स के लिए। तो लोग जो हैं वो नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस बनने से पहले यहाँ से ग्राउंड लेवल से काम शुरू करते हैं, इस पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, लोगों की सेवा कैसे करनी है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनको सॉल्व करना है, ये सब कुछ समझते हैं और फाइनली नेशनल लेवल पर जाकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बनते हैं। सो दे गेन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ग्राउंड वर्क। देन द लोकल प्रॉब्लम्स बेस्ट सॉल्व्ड लोकली। अब अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मेरे घर की प्रॉब्लम जो है वो मुझे ज्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि उस एक प्रॉब्लम के साथ में 4 प्रॉब्लम्स और जुड़ी होंगी। ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो होगी ना कि ये प्रॉब्लम है बस ऐसा करो सुलझ गई, नहीं, इसके साथ मुझे 4 प्रॉब्लम्स और भी सुलझानी पड़ेंगी। तो वो मेरे घर की प्रॉब्लम्स मुझे पता है, मेरा पड़ोसी आके सॉल्यूशन दे के नहीं जा सकते तुम ऐसा कर लो, विदाउट नोइंग ऑल द थिंग्स, करेक्ट। तो people know better, people know their own problems better, and जो local issues हैं they are unique to specific areas, solutions are quicker and they are more effective, राइट। तो अगर हम यही काम स्टेट लेवल पर, अगर चीफ मिनिस्टर पर अगर चीकूपुर वाले छोड़ देते कि बल्ब फ्यूज हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती? नहीं, वो प्रॉब्लम्स वहां के जो लोकल लीडर्स हैं वो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब सही बात है कि चीफ मिनिस्टर जी तो आएंगे नहीं एक बल्ब ठीक करने, वो सिर्फ आपका काम किसी तरह से आसान कर सकते हैं, बट लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लोग खुद बेहतर जानते हैं और बेहतर उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ब्रिंग्स पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर। अब इससे क्या होता है ना, क्योंकि ये वो ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी है जहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं और जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ ना डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब चीफ मिनिस्टर और मेरा क्या लेना देना है, चीफ मिनिस्टर को पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, करेक्ट। लेकिन ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इसमें लोगों का और ऑफिशियल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिससे इन लोगों के बीच में बेटर ट्रस्ट होता है, बनता है, और ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी होती है, और इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। देन इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अब वही बात है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम सेंटर या स्टेट के पास जाएंगे तो एक तो सॉल्यूशन में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मिला भी। कई बार ऐसा हो सकता है कि उनके पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स और डिस्कस करने के लिए, तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कभी मिलेगा ही नहीं, और उनके ऊपर एक बर्डन कम हो जाएगा। उनकी जो फाइलें वहां इकट्ठा हो रही है ना, वो फाइलें कम हो जाएंगी अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर लें। So there is handling of the minor issues locally, and this allows higher governments to focus on the bigger national matters। जैसे कि हमारे देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ा मैटर है किसी भी कंट्री के लिए, कि अपने देशवासियों को सिक्योर रखना, सेफ रखना, ताकि वो अपने राइट्स इजीली इंजॉय कर सकें और कोई बाहर से आके हम लोगों की जो पर्सनल लाइव्स हैं उनको उथल पुथल ना उनमें मचा दे। करेक्ट, बात सही है कि नहीं? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, और इस पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है ये 3 टियर होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, जो बिल्कुल बेस वाला होता है, जहां पर विलेज लेवल आता है, मतलब एक विलेज की जो पंचायत होती है दैट इज ग्राम पंचायत। देन पंचायत समिति, अब इन्हीं कुछ विलेजेस को मिला करना एक ब्लॉक बना दिया जाता है, जिसे हम ब्लॉक लेवल बुलाते हैं, और वहां पर जो काम करती है दैट इज पंचायत समिति। इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक पूरी डिस्ट्रिक्ट बन जाती है, और उसे बुलाया जाता है जिला परिषद। तो जिला का मतलब ही डिस्ट्रिक्ट होता है, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट परिषद या जिला परिषद। तो ये 3 टियर में पंचायती राज का ये स्ट्रक्चर होता है, 3 टियर का, और हर लेवल पर कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े इश्यूज को संभाले और हमारी छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम्स को हम खुद ही हैंडल कर लें।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इनके ना 4 मेन गोल्स होते हैं। सबसे पहले मतलब ये 4 ईज हैं बेसिकली। सबसे पहले है इमेंसिपेशन, जिससे बोला जाता है फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, किसी भी तरह के सोशल बॉन्ड्स या सोशल टाइज से आजादी, लोगों को आजादी देना। दूसरा एम्पावरमेंट, अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन पीपल, तो लोगों को पावर देना, उनको डिसीजन लेने की ताकत देना, ये पावर लोगों को देना। देन एम्प्लॉयमेंट, तो लोकल जॉब्स क्रिएट करना जिससे लोगों को रोजगार मिले, उनको अपने घर के लिए पैसा कमाने का मौका मिले। देन इक्विटी, फेयरनेस फॉर ऑल, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं इस समाज में उन सब के साथ बराबरी का व्यवहार करना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे कोई भी सेक्स हो, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पंचायती राज के, और ये चारों मिलकर रूरल एरियाज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ये जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है, अगर मैं इसका रिकॉल करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इट इज गवर्नेंस बाय द पीपल फॉर द लोकल इश्यूज। तो लोग जो हैं वो खुद गवर्न करते हैं और अपने लोकल इश्यूज को खुद सॉल्व करते हैं। देन इट इज असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड इट ट्रेन्स लीडर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, लोकल प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। पंचायती राज 3 टियर सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है, फिर पंचायती राज, और उसके सबसे हायर लेवल पर आता है जिला परिषद। आगे हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में 2 तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स देखी गई हैं। सबसे पहली है रूरल और दूसरी है अर्बन। रूरल मतलब ये जो विलेजेस के लेवल पर होती है, छोटी छोटी शहरों जो होते हैं, और दूसरी है अर्बन। तो अर्बन होती है बड़ी बड़ी सिटीज के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में सबसे पहले होती है ग्राम सभा। मतलब इस सभा में वो सारे लोग आते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, 18 या उससे ऊपर, मतलब जो बेसिकली वोटर लिस्ट में है। तो यहाँ पर सारे विलेज के सभी लोग जो 18 ईयर्स एंड अबव हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। दूसरा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होती है, जहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हमने पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर जो चुना होता है, वो सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट थर्ड आती है पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक लेवल पर होती है। फोर्थ आता है जिला परिषद। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होती है उसे हम जिला परिषद बुलाते हैं। अर्बन इंस्टीट्यूशंस की, तो अर्बन इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला है हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो होती है बड़े बड़े शहरों के लिए, जैसे कि दिल्ली, मुंबई के लिए। और ये काम क्या करती हैं? सफाई का, बिजली का, सड़क, पानी, हॉस्पिटल्स, ये सब देखना। दूसरा आता है म्यूनिसिपल कमेटी, जो छोटे शहरों के लिए होती हैं, जैसे कि छोटे शहरों के बेसिक काम संभालना, क्लीनिंग कराना, स्ट्रीट लाइट्स को देखना। थर्ड आती है टाउन एरिया कमेटी, जो छोटी मंडी या मार्केट वाले टाउन्स होते हैं, मतलब वो टाउन जहाँ पे काफी सारी मार्केट्स होती हैं या फिर वो सब्जी मंडियां होती हैं, राइट। तो उनके लिए टाउन एरिया कमेटी होती है, जो लोकल बाजार की और जो छोटी छोटी मार्केट्स होती है, लोकल मार्केट्स होती हैं, उनकी मेंटेनेंस वाली जो कमेटी होती है। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट शहर की इम्प्रूवमेंट्स के लिए होती हैं, नए पार्क्स बनाना, रोड्स बनाना, कॉलोनीज बनाना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाना, ये सब काम करती हैं। फिफ्थ आती है नोटिफाइड एरियाज कमेटी, जो जल्दी से डेवलप हो रहे एरियाज के लिए होती हैं, और ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का कंट्रोल करना और वहाँ जो डेवलप हो रहा है एरिया, उसको बेसिक फैसिलिटीज देना, ये सब काम होता है नोटिफाइड एरिया कमेटीज का। नेक्स्ट आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स यूजुअली ये मिलिट्री एरियाज की बात करी है, जहां पर आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए के जो एरियाज होते हैं वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, और आर्मी एरियाज की मेंटेनेंस करना और उनकी सर्विस करना इनके अंडर आता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन इज पोर्ट ट्रस्ट। तो जहां पर पोर्ट या हार्बर, जो शिप्स वाली जो जगह होती है, जो सी के अराउंड होती है, उनके लिए बनी होती है, पोर्ट्स और हार्बर्स के आसपास। और इनका काम होता है पोर्ट्स के जो एरियाज हैं उनको डेवलप करना और उनकी सफाई करा के रखना। तो ये सब काम होते हैं अर्बन एरिया के इंस्टीट्यूशंस के। नेक्स्ट आते हैं इमर्जेंस ऑफ
पंचायती राज। अब बात करते हैं कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है इसके इमर्जेंस के बारे में, यानी कि भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो रूरल एरिया पे डेवलप हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो अगर हम इसमें सबसे पहले देखें कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी जी ने बोला कि पंचायती राज को, या ये जो पंचायत का सिस्टम है ना, इसको डेवलप करना हमारे कंट्री के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका कहना था कि गांव के जो लोग हैं और गांव की जो समस्याएं हैं वो वहाँ के लोग और वहाँ की समस्याएं वो खुद सुलझा सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी इसको बैकिंग मिली, जिसमें आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोला गया कि टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत्स। तो उनकी बात से ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज को एक प्रॉपर जगह मिली कि विलेज पंचायत्स बनाओ, प्रॉपर स्टेप्स लो और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत बनाओ, ताकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक बेस से ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बन सके। और इसीलिए 1957 में, मतलब हमारी आज़ादी के 10 साल बाद, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी जो कि 1957 में एस्टैब्लिश हुई और जिसके चेयरमैन बलवंत राय मेहता थे। उन्होंने एक सबमिट की एक रिपोर्ट इन 1958 और उन्होंने रेकमेंड किया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत जो विलेज के लेवल पर होगी, पंचायत समिति जो ब्लॉक के लेवल पर होगी और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होगी। ये चीज उन्होंने रेकमेंड की और यही एक लीगल फाउंडेशन बना फॉर पंचायती राज एक्ट। फिर उसके बाद आई एक बड़ी डेवलपमेंट इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जहां पर पंचायती राज एक्ट बना। तो दिस गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज एंड इट एंश्योर्ड कि रेगुलर इलेक्शंस हो, क्लियर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों लोगों की, और वहीं पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी लोगों को मिले। तो ये सारी चीजें ना 1992 के अमेंडमेंट एक्ट में बताई गई। फिर आती हैं अर्बन लोकल बॉडीज, जिसे हम नगर पालिका एक्ट भी बोलते हैं। तो 1992 में ही 74th अमेंडमेंट एक्ट में स्ट्रीमलाइंड फंक्शनिंग देखी गई ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट वाज अप्लाइड टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत्स। इन दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट्स ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था और उनके काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख दिया, और इससे यहाँ पर ग्रास लेवल से डेमोक्रेसी का बिगिनिंग हुआ और जिससे हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुई और हमारी कंट्री में जो काम करने का तरीका था वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होता हुआ देखा गया। अब बात करते हैं चैप्टर के नाम की, जहां पर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर थे विलेज लेवल पर 2 मेन बॉडीज देखी गई हैं। सबसे पहली ग्राम सभा, जैसे हमने बात की, यहाँ पर विलेज के सभी वो लोग आते हैं जो 18 ईयर्स एंड अबव हैं, जो वोटर लिस्ट में आते हैं। सो जनरल बॉडी ऑफ विलेजर्स। और ग्राम पंचायत वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बेसिकली वो जो इलेक्टेड लोग हैं वो आते हैं ग्राम पंचायत में। तो ग्राम सभा के कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो इट constitutes all the adult citizen 18+ of the village, और उनका जो मिनिमम पॉपुलेशन है, the minimum population of ग्राम सभा is 1500 people and they elect their headman, जिसे ग्राम प्रधान या सरपंच बुलाया जाता है, and they also appoint a full-time secretary which is paid from सभा funds। तो ये अपना एक full-time secretary भी अपॉइंट करते हैं जिसको सभा के फंड से ही पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो होती है उसका काम क्या है? सो इट मॉनिटर्स द ग्राम पंचायत वर्क। जो ग्राम पंचायत काम कर रही है वो सब ग्राम सभा देखती है। तो ग्राम सभा क्या होता है कि एक साल में ना 2 मीटिंग्स होती हैं उन लोगों की, विलेज के लोगों की जो उस विलेज में रहते हैं। वो देखते हैं कि ग्राम पंचायत का इलेक्टेड मेंबर है और उसने क्या क्या काम किए। दूसरा रिव्यूज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। तो जो भी रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, जो भी उन्होंने फाइनेंशियल जो पैसे आए थे वो कहाँ लगाए, एडमिन वाला काम, ये सब कुछ देखती है ग्राम सभा। सो इट इलेक्ट्स ग्राम प्रधान जिसे सरपंच बुलाते हैं एंड अदर पंचायत मेंबर्स। तो ये
सरपंच को भी सिलेक्ट करती है और बाकी जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं उनको भी यही लोग सिलेक्ट करते हैं जो ग्राम सभा में आते हैं। इट ऑर्गेनाइजेस फेयर्स, मतलब जो मेले लगाना, राइट, एनिमल शोज एंड कल्चरल इवेंट्स एज वेल। इट सुपरवाइजेस इरिगेशन, वेल्स एंड वाटर रिजर्वायर्स। तो मतलब जो छोटे छोटे लेवल पर जो काम होने हैं ना, वो सब ग्राम सभा देखती है। अब ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, जिसमें सबसे पहले हैं सरपंच, जो ग्राम प्रधान है, जिसे हेड बुलाया जाता है। दूसरे आते हैं वार्ड मेंबर्स, जिन्हें पंच बुलाया जाता है, पंचायत लिखा है बट पंच बुलाया जाता है। देन पंचायत का सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो पंचायत का सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है कौन? स्टेट की गवर्नमेंट। तो ये 3 लोग आते हैं, मतलब ये 3 हेड्स आते हैं इस ग्राम पंचायत के अंडर, एंड इट मस्ट इंक्लूड शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स एंड विमेन मेंबर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस कॉम्पोजिशन में चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड मेंबर्स हो, या फिर पंचायत सेक्रेटरी हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग, इन लोगों में शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स भी हों और साथ ही साथ यहाँ पर विमेन मेंबर्स भी हों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन ग्राम पंचायत के टेन्योर की। तो जैसे हम बात करते आ रहे हैं इलेक्शन में, हमारी कंट्री में यूजुअली 5 साल का टेन्योर होता है, यहाँ पर भी वही टर्म फिक्स्ड होता है 5 साल के लिए, एज पर पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट 1992, एंड इट मीट्स मंथली, इमरजेंसी मीटिंग्स आर अलाउड। तो एक तो मंथली इनकी मीटिंग्स होती हैं, और अगर ऐसा लगता है कि कोई आपदा आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, तो उसके लिए इमरजेंसी मीटिंग्स भी अलाउड होती हैं। सरपंच यूजेस कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। अगर ऐसा होता है कि कहीं पर टाई हो जाता है, तो सरपंच क्या करता है? वोट कास्ट करके अब उस टाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो टाई ब्रेकर के लिए वोट कास्ट किया जाता है। The qualifications of these elected heads, so they must be the resident of the village। अब ये है कि अगर मेरा एक गांव है, अगर उसका जो हेड है या फिर उसका जो कोई मेंबर है, कमेटी का मेंबर है, वो मैं किसी और गांव से लेके आऊंगी, तो क्या उस गांव वालों को पता है कि मेरे गांव की प्रॉब्लम क्या है, लोग कौन है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? नहीं। तो इसीलिए वो उसी गांव का रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तीसरा, मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको स्टार मार्क करके पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं हम ऑफिस बेयरर्स ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के वो ऑफिस बेयरर्स कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली विलेज को ना, हम जो विलेजेस हैं उनको हम वार्ड्स में ब्रेक कर देते हैं। सो ईच वार्ड इलेक्ट्स वार्ड मेंबर्स, जिसे हम पंच बुलाते हैं। ठीक है, तो कुछ विलेजेस होते हैं उनका एक पंच होता है। सरपंच और ग्राम प्रधान इज इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा का जो हेड होता है, सरपंच या फिर ग्राम प्रधान, उसको ग्राम सभा, मतलब गांव के जो वो लोग हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। सेक्रेटरी विच इज अ नॉन इलेक्टेड मेंबर हैंडल्स रिकॉर्ड्स एंड मीटिंग्स। तो एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी वो होता है जो ऐसे इलेक्ट नहीं होता है, और उसका काम होता है ये जो भी रिकॉर्ड्स बने हैं और जो मीटिंग्स हुई हैं वो सारे डेटा को हैंडल करना। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, जिसमें सिविक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये तो पहले बेसिक सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं, पानी, ये वो ये सब होता है। दूसरा, ओपन्स एंड सुपरवाइजेस प्राइमरी स्कूल्स। तो हर एक स्कूल, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो ना विलेजेस में, तो 2-3 गाँवों को मिला के ना एक स्कूल होता है। तो उस स्कूल को भी मैनेज करना, खोलना और उसको सुपरवाइज करना भी इनका काम होता है। इट मैनेजेस विलेज क्लीनलीनेस, वाटर डिस्पोजल एंड ड्रेनेज। तो विलेज की क्लीनलीनेस को बनाए रखना, जो गांव हैं उनमें साफ सफाई, विलेज में जो वेस्ट का डिस्पोजल है उसको देखना, और ड्रेनेज सिस्टम को देखना भी ग्राम पंचायत के अंडर आता है। तो ये सब होते हैं सिविक फंक्शंस ऑफ अ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट इज सेट अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिन्हें हम इन शॉर्ट PHCs भी बुलाते हैं।
देन रिपेयर्स लोकल रोड्स एंड इंश्योर्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो लोकल रोड्स की रिपेयर करना और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंश्योर करना कि वहां पर प्रॉपर बसेस भी आती रहें टाइम टू टाइम, ताकि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत ना हो, ये सब इन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। तो लोगों के लिए इरिगेशन की, उनके खेतों में पानी जाए, उनके लिए सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स अरेंज करना। नेक्स्ट, फार्मर्स को सपोर्ट करना वाया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, BDO जिसे हम बुलाते हैं। सो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ फार्मर्स को सपोर्ट करना। देन इट मैनेजेस कॉमन विलेज प्रॉपर्टी, जैसे कि वहाँ के पॉन्ड्स, वहाँ के पास्चर्स, वहाँ की क्रिमेशन ग्राउंड्स, ये सब मैनेज करना भी ग्राम पंचायत के अंडर ही आता है। थर्ड देखें तो जुडिशियल फंक्शंस, जैसे कि कोई छोटे मोटे सिविल या क्रिमिनल केसेस इनके अंडर आ जाते हैं। देन कैन फाइन अप टू 100 इन सम स्टेट्स, और किसी किसी जगह पर मैक्सिमम 100 रुपीज तक ये फाइन भी कर सकते हैं। अब आते हैं न्याय पंचायत पर। न्याय मतलब जस्टिस दिलाने वाली पंचायत, तो मतलब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। 3-4 विलेजेस की मिलकर एक न्याय पंचायत होती है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लॉयर्स अलाउड नहीं है, और ये माइनर डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई जो भी मेंबर इलेक्ट होता है इस पंचायत में, न्याय पंचायत में, वो पंचायत में, मतलब जो पंचायत समिति है और न्याय पंचायत में साइमल्टेनियसली सर्व नहीं कर सकता है। वो किसी एक ही तरफ का मेंबर हो सकता है, एक ही जगह का मेंबर हो सकता है, एक ही कमेटी या एक ही इंस्टीट्यूशन का मेंबर हो सकता है। इनका ये छोटे मोटे चीजें देखती हैं, जैसे कोई घुसपैठिया किसी के जमीन में घुस गया, या फिर छोटी मोटी चोरियां अगर आसपास हुई हैं, या फिर कोई छोटे मोटे सिविल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कोई पर्सनल पड़ोसियों ने एक ने दूसरे की जमीन हथिया ली है, या किसी के मतलब खेत से घास काट लिया या फसल काट के ले गया। तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के लिए न्याय पंचायत होती हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों पर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे केसेस जो हैं ये बहुत बड़े क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। सो दीज न्याय पंचायत कैन एक्चुअली हेल्प द विलेजर्स इन कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स, और इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, ताकि जो हमारे बड़े बड़े कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में ये बर्डन ना हो और ये फाइल्स वहां जमा ना होती रहें। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक लेवल, जिसे हम पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति को हम कम्युनिटी ब्लॉक भी बोलते हैं, और एरिया पंचायत या फिर प्रखंड पंचायत, सर्कल पंचायत या फिर तालुका पंचायत, कुछ स्टेट्स में ये भी बोला जाता है। तो बेसिकली जो पंचायत समिति होती है वो पंचायतों की पंचायत होती है, वो जो ग्राम पंचायत होती है उन सबको मिलाकर एक बड़ी सी पंचायत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पंचायत समिति? तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आते हैं सरपंच, जो जितनी भी इस ब्लॉक के नीचे जितने भी सरपंच होते हैं सारी ग्राम पंचायत के, वो इसमें आते हैं। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम द एरिया, जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई हो, कोई MP हो इस एरिया का, तो वो भी आता है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज BDO। तो ये सारे मेंबर्स इस समिति में आते हैं, पंचायत समिति में, जो एक ब्लॉक लेवल की कमेटी होती है। पंचायत समिति इलेक्ट्स हेड, दैट इज द चेयरमैन, दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन, एंड थर्ड इज सेक्रेटरी विच इज द फुल पेड ऑफिशियल, फुल टाइम पेड ऑफिशियल जो सेक्रेटरी होता है वो भी आता है, जिसे हम मतलब इंडिया में मोस्ट कॉमनली सेक्रेटरी बोलते हैं ना, बस वही सेक्रेटरी होता है। बेसिकली दीज पंचायत समितिज हैव देयर मेन फंक्शंस। पहला, इसकी जो प्राइमरी ड्यूटीज हैं, प्राइमरी ड्यूटी है कि कॉर्डियल वर्क अमंग ऑल द पंचायत्स इन द ब्लॉक। अब अलग अलग पंचायत हैं, अलग अलग सरपंच हैं, इन सारी पंचायतों में ना एक कॉर्डियल वर्क रहे, आपस में अच्छी मिलती जुलती हंसती खेलती रहें ये पंचायत, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। दूसरा, हैंडल्स लोकल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट मल्टीपल विलेजेस। तो ये ना लोकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करती हैं जो मल्टीपल विलेजेस को मतलब मल्टीपल विलेजेस को अफेक्ट करता है। देन इसके और फंक्शंस होते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि लोगों के एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको पानी देना, सीड्स देना, फर्टिलाइजर्स देना, इवन उनको मॉडर्न टेक्निक्स से अवगत कराना, ठीक है, उनको बताना, उनको ये सब कुछ आता है इनके फंक्शंस में।
third is the road transport, fourth is irrigation, fifth is health facilities, and sixth is higher education institutions. Next comes is the road transport. तो road transport की बात करें तो they maintain the roads जो multiple villages को connect करते हैं. जैसे बड़े बड़े highways जो बनते हैं 4 लेन 4 लेन 6 लेन, ठीक है, ये सब आते हैं सेंटर के अंदर. फिर कुछ ऐसे हाईवेज होते हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं. फिर उससे भी नीचे जो विलेजेस में रोड्स बनते हैं ना, वो आते हैं इन पंचायत समितिस के अंडर. तो इनका काम होता है उनको बिल्ड करना और उनको मेंटेन करके रखना. दूसरा, दे रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर रोड अलाइनमेंट्स थ्रू फार्मलैंड्स. तो ये रोड अलाइन जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं रोड अलाइनमेंट के, जहां पे बीच में कोई खेती बाड़ी की जमीन आ रही है, ये उन प्रॉब्लम्स को, उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करती है. नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स रोड्स सर्व मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस. तो इनका काम ये भी होता है कि जो रोड बन रही है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस को सर्व करे, मतलब वो रास्ता जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस को बेनिफिट दे. तो ये सब इंश्योर करना भी इनका काम है. सेकंड इज इरिगेशन. तो कैनाल्स बिल्ड करना, ट्यूबवेल्स, रिजर्वायर्स बनाना, ये सब इनका काम है. इट ऑल्सो इंश्योर्स वाटर शेयरिंग बिटवीन द विलेजेस एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर इरिगेशन पम्प्स. तो अब क्योंकि विलेजेस में ज़्यादातर, मतलब जो विलेज लेवल पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है, तो उन लोगों के खेतों तक पानी भी तो पहुँचना चाहिए. तो ये सब काम भी, जो इरिगेशन पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने तक का काम है, वो भी यही करते हैं. थर्ड इज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो जो ग्राम पंचायत हैं वो प्राइमरी स्कूल्स को मैनेज करती हैं, वेयर एज दी समितिस हैंडल द हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जो 12th तक के स्कूल होते हैं और जो कॉलेजेस होते हैं, वो इस ब्लॉक में जो कॉलेजेस आते हैं और जो बड़े बड़े स्कूल्स आते हैं, वो इनको हैंडल करते हैं. वहीं पर अगर आप याद करो तो ग्राम पंचायत प्राइमरी स्कूल्स को हैंडल करती हैं. दे प्लान द लोकेशंस जहां पर मल्टीपल विलेजेस, एक बीच की लोकेशन, ठीक है, जैसे ये अलग अलग विलेजेस हैं, तो कहीं यहाँ पर, मतलब नॉट एग्जैक्टली यहाँ पर, बट ऐसे बीच की लोकेशन जहाँ से सारे बच्चे, दूर दूर के जो आसपास के विलेजेस के बच्चे हैं वो आ सकें और यहाँ पर पढ़ सकें. तो इनको वो जगह भी वो उनको देखनी, सोचनी पड़ती है. देन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज. सो दे एस्टैब्लिश हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो ये हेल्थ सेंटर्स बनाना और हॉस्पिटल्स बनाना अलग अलग विलेजेस के लिए वो भी यही करती हैं. दे प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन. तो जो रूरल पॉपुलेशन है उनको हेल्थ सर्विसेज देना, छोटे छोटे गांव में कैंप्स लगाना, ये सब इनका काम होता है. देन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, जहां पर इट वर्क्स विद द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल टूल्स देना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देना फार्मर्स को. तो वही उनको एजुकेट करना, उनको नई नई टेक्निक्स बताना, ये सब पंचायत समिति के अंडर आता है. नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद. तो जिला परिषद मतलब हम इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बोलते हैं, और ये हायर बॉडी होती है किसी भी रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की. तो सबसे नीचे कौन होता है? पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपर होता है जिला परिषद. इन पंचायती राज का जो 3 टियर सिस्टम है उसमें. सो इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द पंचायत समितिस एंड कोऑर्डिनेट्स द रूरल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट. तो आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर आता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल ध्यान रखता है, वो होता है जिला परिषद. देन इसके कॉम्पोजिशन में सबसे पहले डीसी सुना होगा. क्या होता है डीसी? सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वहां का डिस्ट्रिक्ट का. सो दैट इज द डेप्यूटी कमिश्नर, वो. देन हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हेड्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं अलग. देखो गांव है, गांव के ऊपर पंचायत समिति है, इन पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये सब जिला परिषद के अंडर आते हैं. देन चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत समितिज एंड एमएलए एमपीज जो उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं. तो ये सब आते हैं जिला परिषद में. करेक्ट. तो ये कुछ चीजें हैं ना जो आपको याद रखनी है. नाउ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ जिला परिषद. तो जो इलेक्टेड होते हैं इंटरनली वो होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन,
और जो अपॉइंट होते हैं फुल टाइम वो वही होते हैं सेक्रेटरी, जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं। इंडिया में तो मैक्सिमम जगह जाओ ना वहाँ तो सेक्रेटरी ही बोलते हैं। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो फुल टाइम इन ऑफिसेज में सर्व करते हैं। देन द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पूरे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देखना, प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, जो डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सके वैसे प्रोग्राम्स बनाना, उनको प्लान करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि उस जिला की या उस डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। देन इट कोऑर्डिनेट्स वर्क्स ऑफ पंचायत समितिज, तो ये जो पंचायत समितिज है ना उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करती हैं। देन इट recommends the grants to various local bodies, then suggest plans to gram panchayat for better results, right? Then scrutinizes the budgets of local bodies and it prepares district level development budgets। तो district level पे जो district की development के लिए budget की ज़रूरत है वो सब बनाना इन्हीं का काम है। Then it acts as a link between state government and the local self government, क्योंकि जब हमने यहाँ पर बात की कि गांव हैं, ठीक है, कुछ गांव मिलकर एक ब्लॉक बना रहे हैं और यही कुछ ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है, अभी ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं ये ब्लॉक्स हैं और इनके अंदर ये छोटे छोटे गांव हैं, तो ये ब्लॉक्स मिलकर बना रहे हैं क्या? एक डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट, अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बनाएंगे? एक बड़ी सी स्टेट बनाएंगे। तो बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक होता है। नेक्स्ट इज इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जो भी उनके नीचे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं सबके काम को सुपरवाइज करना इनका काम है। इट मॉनिटर्स सर्विस डिलीवरी एंड सजेस्ट्स इम्प्रूवमेंट, तो जो भी सर्विस डिलीवरी है वो देखना कि हाँ लोगों को पैसा मिला है, क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है, ये भी ये मॉनिटर करते हैं। और दूसरा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट प्लान्स इनके पास होते हैं तो ये वो भी बताते हैं। देन अगर हम इसकी कमेटी की बात करें तो इसमें दो मेजर कमेटीज आती हैं। पहली आती है वर्किंग कमेटी, सो इट इज चेयर्ड बाय द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन, जिसमें हेड्स ऑफ लोकल बॉडीज भी होते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स भी होते हैं। दे होल्ड डिस्कशंस एंड फाइनलाइजेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट कमेटी, जो डेवलपमेंट कमेटी होती है ये प्लान करती है, प्लान्स द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रिपेयर्स प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द वर्किंग कमेटीज। अब बात करते हैं अदर कमेटीज की, जिसमें आती है जिन्हें हम सब कमेटीज बुलाते हैं, जैसे कि एजुकेशन कमेटी भी होती है यहाँ पर हेल्थ की कमेटी भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फाइनेंस कमेटी भी होती है, वो पब्लिक वर्क्स कमेटी भी होती है जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को हैंडल करती है। जैसे एजुकेशन वाली जो होगी वो उस डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन को हैंडल करेगी, वहाँ के जो भी एजुकेशन स्कूल्स हैं उन सबको देखेगी। देन हेल्थ कमेटी वहाँ के हॉस्पिटल्स को मॉनिटर करेगी, फाइनेंशियल कमेटी वहाँ के उस डिस्ट्रिक्ट के फाइनेंसेस को देखेगी और पब्लिक वर्क्स के ऊपर फोकस करेगी। तो बेसिकली जैसे आप अगर कंट्री के लेवल पर देखो तो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये सारे छोटे छोटे कमेटीज होती हैं। तभी तो अगर सिर्फ एक हेल्थ मिनिस्टर ऊपर बैठ के सब कुछ देखे तो क्या वो देख पाएगा? नहीं, हमें ग्राउंड लेवल पर लोग चाहिए जो इसको देख सकें, राइट? तो यही वो हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं जो 3 टियर सिस्टम में आता है ऑफ पंचायती राज। देन व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द पंचायती राज? तो आज तक हम देखें तो बहुत काफ़ी मेजर सक्सेसेस हमें मिल चुके हैं पंचायती राज की, जिसमें सबसे पहले है इट ब्रॉट द पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द रूरल इंडिया। पहले लोगों में ये पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों में पॉलिटिक्स की अवेयरनेस आने लगी है इस पंचायती राज सिस्टम की वजह से। सेकंड, इट ब्रॉट गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, तो ये गवर्नमेंट को ना लोगों के पास लेकर आई है। थर्ड, इट एम्पावर्ड विलेजर्स एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, तो इसने विलेजर्स को एम्पावर किया है ताकि वो लोग
अपने लेवल पर, या फिर अपने, अगर हम एरिया की बात करें तो विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पर वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इट हेल्प्ड स्प्रेड लिटरेसी थ्रू प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन। तो यहाँ पर लोगों के लिटरेसी पर भी काम हुआ है, मतलब लोगों को एजुकेट करना, उनको बेसिक पढ़ना लिखना सिखाना, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लोगों ने अपनी पढ़ाई पर खुद बहुत फोकस किया है। तो इसीलिए प्राइमरी लेवल पर भी 2-3 गाँव को मिलकर एक स्कूल खोल दिया ताकि प्राइमरी लेवल तक बच्चे वहाँ आए। फिर बच्चों ने देखा वाह पढ़ने में तो मजा आता है, रोज स्कूल आके मस्ती होती है, तो चलो अब बड़े स्कूल चलते हैं। तो ये सब लोगों की अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस तभी हुई है, तभी तो हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, इट ड्रू गवर्नमेंट अटेंशन टू लोकल प्रॉब्लम्स। तो लोकल प्रॉब्लम्स की तरफ गवर्नमेंट की अटेंशन लेकर आता है कि जो लोकल लेवल पर लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में बात करता है। अब लेकिन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं। तो जो चैलेंजेस इस सिस्टम ने पूरा फेस किया है वो ये है, इलिटरेसी अमंग द रूरल पॉपुलेशन। तो लोगों में ना इलिटरेसी की वजह से कई बार वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, या बहकावे में आ जाते हैं, या फिर वो सही चीज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट लिटरेट। तो लोग कास्टिज्म और फैक्शनलिज्म में फंसे हुए हैं, मतलब कि कास्ट के बेसिस पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को ऊपर नीचे समझना, और दूसरा कि ग्रुप्स में या डिविजन्स में खुद को डिवाइड कर लेना, जो एक डिवाइड क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में और स्पेशली रूरल लेवल पर। देन लैक ऑफ फुल ऑटोनॉमी। तो लोग खुद डिसीजंस लेने में ना कतराते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इनएडिक्वेट फंड्स फॉर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कुछ लोग करवाना तो चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन फंड्स नहीं है। थर्ड इज अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी ना जितना उनको दखल नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा दखल दे देती है। थर्ड इज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, सिंस ऑल्दो देयर इज 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, लेकिन बहुत सारे वुमेन ऐसी हैं हु फाइंड इट हार्ड टू असर्ट इंडिपेंडेंस। तो आज भी वो, ऑल्दो उनके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन वो ना उस हार्डशिप में फंसी हुई है और वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं, वो आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ये सारी चैलेंजेस हैं, ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो पंचायती राज सिस्टम स्टिल फेस कर रहा है। So this was all from our today's session. I hope ये पूरा चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।